तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जो सबसे पहला टर्म डिफाइन किया गया है दैट इज योर प्रेशर। तो प्रेशर आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है फोर्स अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें एरिया का भी सिग्निफिकेंस है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लो इसी के ऊपर आपने 1 kg का वेट लगा दिया, 1 kg का वेट, और ऐसे हाथ पे रख दिया मैंने, और इसी की जगह एक पतला सा निडल रख दिया और 1 kg का वेट रख दिया, तो दोनों केस में वेट सेम है, 1 kg, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा डैमेज ज़्यादा कर रहा है? निडल जब रख रहे हैं डैमेज हो रहा है, मतलब जब और पतला कर दे रहे हैं तो ये डैमेज कर दे रहा है, अंदर ये हिट कर देगा। तो रीज़न क्या है? फिजिकल क्वांटिटी फोर्स तो दोनों में सेम है। इसका मतलब एक नया हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, वो प्रेशर है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया। एरिया जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, बेसिकली फोर्स कैन कॉज अ डिफरेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका डिफरेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो उसी को हमने क्या बोला है? प्रेशर बोला है। और इसमें जो फोर्स होता है, ये फोर्स, अब तुम बोलो कि सर फोर्स ये ऐसे करके लगाया जाए, तो ये 1 kg, ये 1 kg क्या अलग है कि सेम है? अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? कंपोनेंट लोगे तुम। तो जो ये प्रेशर में जो होता है, ये जो फोर्स होता है, हमेशा कौन सा फोर्स लेते हैं हम लोग? ये हमेशा नॉर्मल फोर्स लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा नॉर्मल फोर्स लेते हैं। तो और इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी? फोर्स अपॉन एरिया। एक तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और हाँ इसका ऐसा यूनिट हो गया पास्कल। और ये फोर्स में जो प्रेशर होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। इट इज ऑलवेज, ये लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। स्ट्रेस और फोर्स में यही एक मेजर डिफरेंस है। स्ट्रेस में जो फोर्स था वो रिस्टोरिंग फोर्स था। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? यहाँ पे कोई फोर्स हो सकता है, कोई भी प्रेशर हो सकता है, वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता है। यहाँ पे जो फोर्स होता है कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है ये हमेशा। कोई भी लिक्विड के अंदर कोई भी मटेरियल जब ले जाते हैं, मान लो कोई लिक्विड है, मान लो ये ऐसे लिक्विड है, पानी है, अब इसके नीचे कोई भी मटेरियल ले गए आप, तो इस पे भी क्या होता है? तो किसी भी लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जाता है तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका रीज़न बोल सकते हो, अगर सर ये नॉर्मल नहीं लगता फोर्स तो क्या होता है इससे? अगर मान लो तो मैं बोलता हूँ नॉर्मल नहीं लगता है, तो कैसे प्रूव करोगे इसे? हाँ, तब उसका एक देखो, अगर मान लो तुमने बोला कि सर इस पे सरफेस का नॉर्मल ये है, मान लो, ध्यान दो, इधर देखो नॉर्मल ये है। अब तुमने अगर फोर्स, मान लो मैं बोलता हूँ कि ये फोर्स इधर लगा रहा लिक्विड है, मान लो ये कोई सरफेस है ये, और लिक्विड के अंदर ले गए हो और तुम बोल लो कि सर ये नॉर्मल नहीं है, मान लेते हैं ये एक ऐसे करके है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जैसे ये आप जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हो उतना फोर्स ये इस पे भी लगा रहा है, तो ए भी इस पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि लिक्विड पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो यानी कि लिक्विड पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है। तो अगर लिक्विड पे इधर फोर्स काम करेगा तो लिक्विड तो फ्री फ्लो कर सकता है, तो ये क्या करेगा? उसको एडजस्ट करेगा। कब तक एडजस्ट करेगा? जब तक ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री फ्लो कर सकता है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मोमेंटली कोई डिस्टर्बेंस भी होता है तो इमीडिएटली ये वाला कंपोनेंट अपने आप, ये वाला कंपोनेंट तुरंत ही वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या लास्ट में? केवल जो सरफेस के नॉर्मल होगा। क्लियर हुआ ये? अगर कन्फ्यूज़न है तो इस तरह समझो, नहीं तो ये इसमें क्या करेगा? ये लिक्विड फ्लो कर देगा। तो ये आपका हो गया कि हमेशा ये नॉर्मल टू सरफेस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा लिखिए डेंसिटी। ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन देख लीजिए एक बार। डेंसिटी क्या होता है? प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को हम लोग मोस्टली रो से करते हैं, और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा से करते हैं कई बार, ठीक है। रो भी करते हैं और सिग्मा भी करते हैं। डेंसिटी क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सिंपल, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? बेसिकली m/v। इसका यूनिट क्या हो गया?
पढ़े ही हो बहुत पहले से, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। वाटर की डेंसिटी होती है, हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर। सीजीएस में ना बोलो, एमकेएस में क्या होगा, 10 की पावर 3 हाँ, मतलब 1 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर क्यूब बनाओगे तो 1 मीटर क्यूब का, तो उसमें आपका 1000 केजी ऑफ वाटर यू कैन स्टोर। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ये इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, वाटर की डेंसिटी हर टेम्परेचर पे वैरी करती है। ये इसी चैप्टर में पढ़ोगे, वाटर की डेंसिटी हर टेम्परेचर पे वैरी करती है। इसीलिए जो तुम्हारा बहुत ही कोल्डर प्लेस होता है, वहाँ पे देखे होते हैं कि बहुत ही विंटर हो जाता है, फिर भी वहाँ की जो इन्वायरमेंट या जो हैबिटाट है वो सर्वाइव कर लेता है। मछलियाँ वहाँ पे बच जाती हैं, प्लांट्स बच जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा फिनोमेना, ये आगे डिटेल में आएगा। कहने का मतलब कि वहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। तो ये जो डेंसिटी डिफाइन की गई है, किस पे डिफाइन की गई है? ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर आपका क्या है? लिख लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी होती है आपकी, ये होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक टर्म और डिफाइन किया गया, लिख लो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया तब एक तरह से देखा जाए तो? यूनिटलेस हो गया। डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नया टर्म डिफाइन किया गया, रिलेटिव डेंसिटी। लिख लो, रिलेटिव डेंसिटी इज ए डायमेंशनलेस पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दिस इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। लिख लो कोट में, दिस इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या था? प्रेशर क्या था? स्केलर की वेक्टर। प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर। तो वेक्टर अपॉन वेक्टर, वेक्टर नहीं, स्केलर। ठीक है, वेक्टर का प्रोडक्ट आप लोग को बताया गया है, स्केलर और वेक्टर, न कि वेक्टर का डिविजन्स बताया गया है। ठीक है, तो प्रेशर में लिख लीजिएगा, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। दिस इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर, हाँ प्रेशर भी से, हाँ पॉजिटिव स्केलर। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ तुम्हारा, पास्कल लॉ। पास्कल एक साइंटिस्ट थे बहुत ही पहले, आज के बहुत साल पहले, 400 साल पहले। पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ लिख लो, स्टेट कर देता हूँ, लिख लो। पास्कल ने क्या बोला था? प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर इन ए लिक्विड एट रेस्ट is the same at all points. लिख लो, the pressure in a fluid at rest is the same at all points if they are at the same height. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर सेम हाइट पे किसी भी लिक्विड के अंदर तुम डेप्थ में गए और सेम हाइट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे सभी जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। हाँ, हर लिक्विड में। ये हाँ, ये तुम्हारी देखो फ्लूइड वर्ड यूज़ किया गया। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड नहीं होता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस। हाँ, 3 चीज़ होती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो सॉलिड आपका फ्लूइड नहीं है। सॉलिड के अलावा जो बाकी दोनों बचा, बोथ आर कॉल्ड टुगेदर एज ए फ्लूइड। नहीं तो बार बार लिक्विड और गैस बोला जाए, तो बेटर टू से फ्लूइड, जो फ्लो कर सकता है। ठीक है, फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या बोला जा रहा है कि एट द सेम हाइट पे जो प्रेशर होता है, ये तुम्हारा हमेशा
इक्वल होता है। किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे या डेप्थ पे जाओगे तो हर एक पॉइंट पे आपका प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तो इसका छोटा सा लिख लो डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन लिख लीजिए, हरी डाल लो डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन इसका है कि मान लो किसी लिक्विड के अंदर तुम जा रहे हो, मान लो कोई एक बहुत बड़ा कंटेनर आपका है, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आप गए, ये पानी इसके अंदर या वाटर या एनी लिक्विड, सपोज इट इज फिल्ड बाय एनी लिक्विड। तो इनसाइड दिस लिक्विड जस्ट अज्यूम कि इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल एक आपका, मतलब ये फिगर एक्चुअली ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, ये ऐसे करके है। विजुलाइज कर पा रहे हो? वेज की तरह है, वेज जैसे होता है वेज, ठीक है। तो ये वेज के, तो वेज में कितने सरफेस है टोटल? इसमें कितने सरफेस हैं? 5 ऊपर और 2 साइड और नीचे ना। हाँ, तो एक नीचे हो गया, एक साइड हो गया और एक इस साइड से हो गया और एक इधर एक उधर, टोटल 5 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो तो देखो अगर इसका नाम दे दो ABC, ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है। इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा वेज है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा वेज है, मतलब ये हाइट में बड़ा दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट्री वेज का है ये। तो इस पर अगर फोर्स आपका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में मान लो FAC में, इसको B बोल दिया जाए, FB, ठीक है। ये देखो AC के परपेंडिकुलर जा रहा है तो FB हो गया, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। प्रेशर जो है हमेशा परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे जो फोर्स हो गया तुम्हारा, इसको FC बोल दीजिए, और ऊपर की तरफ आपका क्या हो गया? ये आपका FA बोल दीजिए। ये 3 तरह से फोर्स लग रहा है इसमें। समझ में आई है? ठीक है। इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए, देखो इसको कंपोनेंट में अगर ब्रेक किया जाए, इस फोर्स को FB को अगर ब्रेक किया जाए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो देखो ये एंगल थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हुआ। तो इधर आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया FC साइन थीटा, और इधर हो गया आपका FC cos थीटा, नहीं FC नहीं, FB FB साइन थीटा, इधर क्या हुआ? FB कॉस थीटा। ये समझ में आया? ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज और तुम्हारे वर्टिकल फोर्सेज आपस में हाँ कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तुम्हारा ऊपर से कितना है? FB साइन थीटा, नीचे से कितना है? FA। यानी कि इक्वेशन लिख लो, FB साइन थीटा इज इक्वल टू FA, और क्या है? FB कॉस थीटा इज इक्वल टू FC। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है। समझ में आ गया? समझ में? अच्छा, अब एरिया की बात करनी है। देखो एरिया में एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया भी बताया था फिजिक्स में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया का वेक्टर क्या होता है? एरिया, किसी भी एरिया का अगर तुम्हें पूछा गया डायरेक्शन क्या है, याद है क्या बोला गया था? कुछ एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो। एरिया वेक्टर का थोड़ा सा और डिटेल बता देते हैं, क्योंकि कई जगह आने वाला है। जैसे मान लो तुमने एक ऐसे छोटा सा स्फीयर लिया, अब मैंने पूछा इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यहाँ का जो पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर क्या है? तो एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं होता है? ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? देखो ये सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर लिख लेना यहाँ पे। एरिया वेक्टर कॉन्सेप्चुअली क्या होता है? ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एरिया वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लेकिन अगर तुमसे बोला कि कोई एक प्लेन है, इस प्लेन का किधर एरिया वेक्टर होगा, कोई भी प्लेन है, मान लो एक प्लेन है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये प्लेन किसका पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो प्लेन है, 3 प्लेन है, डाउनवर्ड एक साइड वाला एक ही वाला प्लेन है, तो यहाँ तीनों प्लेन है, तो तुम्हें कौन सा देखना पड़ेगा, हमेशा आउटवर्ड देखना पड़ेगा। तो इसको एरिया वेक्टर अगर पूछा गया इसको, ये तो फोर्स वाला समझ में आ गया सबको ना, तो इसको अगर मैं मिटा दूँ, तो अगर एरिया वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये एरिया वेक्टर हो गया। कौन सा एरिया वेक्टर, ये ए बी हो गया, इधर आपका क्या हो गया ए ए, और इधर आपका क्या हो गया ए सी, ये एरिया वेक्टर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको भी अगर इसको भी आप कंपोनेंट में ब्रेक करिए तो देखो क्या होगा, ये थीटा हुआ, ये आपका 90 माइनस, तो ये थीटा हुआ, तो ये थीटा हुआ, तो इसका मतलब इसके 2 कंपोनेंट हुए, एक हो गया तुम्हारा ए बी कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया ए बी साइन थीटा। फिर से देखो, अब दोनों एरिया वेक्टर देखो, इस सरफेस का जो भी एरिया आपका इस साइड का होगा, इसका भी एरिया उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए किसके बराबर हो गया, ए बी साइन थीटा, ये इक्वेशन 3। और क्या हो गया आपका ए सी किसके बराबर हो गया, ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, एरिया वेक्टर को बराबर, एरिया वेक्टर का बराबर करने का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर टॉर्च की रोशनी इधर जलाओगे तो जितना एरिया ये रोकेगा, उधर अगर जलाओगे तो ए भी उतना ही एरिया रोकेगा। बेसिकली इसका कंपोनेंट डिसाइड लिया गया है, ठीक है। अब तुम इक्वेशन 103 को देखा जाए, देखो ये क्या लिखा है, एफ बी साइन थीटा इजक्वल टू एफ ए। इक्वेशन 3 क्या लिखा है, इसको अगर ऐसे लिख देता हूँ मैं, ए बी साइन थीटा इजक्वल टू ए, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन देखो ये 1 है, ये 3 है, इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, एफ बी बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए बाई ए। ये इक्वेशन मान लो 5। अच्छा 2 और 4 को जरा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ सी लिखा है, यहाँ पे लिख दो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी लिख दो, फिर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये एफ बी बाई ए बी किसके बराबर आ गया, एफ सी बाई ए सी। ये इक्वेशन 6। 5 और 6 से क्या आ रहा है आपका, एफ ए बाई ए इजक्वल टू एफ बी बाई ए बी इजक्वल टू एफ सी बाई ए सी। और यही एफ बाई ए क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। यानी कि प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट बी पॉइंट, प्रेशर एट सी पॉइंट, तीनों पॉइंट पे प्रेशर आपका इक्वल हो गया है, ठीक है। तो आपका ए बी सी तीनों प्लेसेस पे जो आपका ये जो प्रेशर ये इक्वल होगा, यही आपका पास्कल लॉ बोलता है कि प्रेशर एट द सेम हाइट तुम्हारा ये किसी भी पॉइंट पे रहे, ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। इसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ मतलब इसमें जो तुम्हारी ये जो एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर लिया गया, ये लिक्विड है, ठीक है, कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड भर दिया गया है। ये लिक्विड बेसिकली फ्लूइड है बेसिकली, ठीक है। अगेन मैं फ्लूइड वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसको बेसिकली फ्लूइड में बोल रहा हूँ। तो इसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर है ऐसा लग रहा है इसमें। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, डेप्थ पे नीचे जैसे जाओगे वैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इस अगर ये पूरा तुमने एक हाइपोथेटिकल एक सिलेंडर एज्यूम किया है तो ये तुम्हारा क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जैसे कोई भी अगर तुमने एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर एज्यूम करोगे तो ये इक्विलिब्रियम में है, ना कि यहाँ पे आंधी चल रही है, हवा चल रही है, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी कि ये पूरा आपका सिलेंडर पे जो फोर्स है वो सभी नेट फोर्स आपका क्या आ रहा है, इसका मतलब 0 आ रहा है। तो देखो इसमें फोर्सेस कितनी तरफ से लग रही हैं, एक नीचे की तरफ से लगेगी, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेंगी, यानी कि नीचे से एक फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी, यस या नो। ऊपर से एक फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगी, F1, तो ठीक है। अच्छा एक और देखो, इसके कर्व साइड में भी फोर्स लगेगी, लेकिन उसमें एक कैच है, क्या कैच है
इस पॉइंट पे जो इस साइड से फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पे जो फोर्स इस साइड से लगेगी, दोनों सेम हाइट पे, पास्कल लॉ से ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। भले जो भी फोर्स हो ना, जो भी हो, ऐसे इस पॉइंट पे जो हाइट पे फोर्स है, इस पॉइंट पे जो हाइट पे फोर्स है, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि अलोंग द कर्व साइड जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं सरफेस के, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के लिए काउंटर बैठे हुए हैं। तो एट द एंड कर्व साइड से कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर? केवल कौन सी फोर्स बची, ऊपर से और नीचे से। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर तुम मान लेते हैं, फोर्स नहीं, प्रेशर मान लो P1, इस पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं P2 है, तो इस पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ? अगर मान लेते हैं इस कॉलम का एरिया A है, तो कितना फोर्स हो जाएगा, F1 ऊपर से कितना हो जाएगा, P1A, नीचे से फोर्स कितना हो जाएगा, P2A, और इस पूरे कॉलम का अपना एक मास मान सकते हो, वो m इंटू जी, जो सेंटर ऑफ मास से लगेगा। यानी कि इसका FBD अगर बनाओगे तो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है और एक एक F1 है, F1, और एक आपका ऊपर की तरफ F2। चूँकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो आपका जो F2 होगा mg प्लस F1। ठीक है, हाँ, तो F2 की वैल्यू रख दो, ये हो गया P2 इंटू A mg ठीक है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो गया, P2A माइनस mg। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, A कॉमन कर लो, P2 माइनस P1। अच्छा, मास कितना होता है, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी रो मान लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। ये देखो ये मास हो गया, हाँ, तो ये देखो एरिया से एरिया कैंसिल, क्या बचा है, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ ये, रो जी एच। ये आपका प्रेशर डिफरेंस है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो P2 माइनस P1 यानी कि दो पॉइंट के बीच में ये जो प्रेशर डिफरेंस है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, P2 की वैल्यू क्या हुआ, P1 प्लस रो जी एच। यानी कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी एच। यानी कि नीचे जैसे जैसे एज यू गो डाउन आपका प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये P2 माइनस P1 को एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, गेज, GAUGE, गेज प्रेशर। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर, गेज बोलते हैं, गेज बोलते हैं। ठीक है, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर इस सिलेंडर को मैं उठा के थोड़ा ऊपर लेते जाऊँ कि P1 जस्ट इसकी बाउंड्री को टच कर दे, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि थोड़ा इसको ऊपर कर दोगे तो ये P1 क्या बन जाएगा, PA। ठीक है, और नीचे का जो प्रेशर होगा उसको तुम बोल दो, अगर P2 को मैं P बोल देता हूँ तो P की वैल्यू ये क्या हो गया आपका, P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। P आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इस लिक्विड के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके चलते जो प्रेशर उसको PA बोलते हैं। तो PA प्लस रो जी एच आपका, ये आपका हो गया किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कौन सा प्रेशर ऐड करोगे, और रो जी एच, उस लिक्विड में कितने डेप्थ पे आप गए हो। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जिसको हाइड्रोलिक लिख लो, पैराडॉक्स बोलते हैं, लिख लो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या चीज़ है ये, कि मान लो तुम्हारा, देखो ध्यान से, एक ऐसे कंटेनर बनाया गया है, थोड़ा अजीब सा कंटेनर है, ये देखो, ये आप एक कंटेनर बनाया गया है, कंटेनर क्या है? हाँ? कंटेनर क्या है?
कंटेनर मतलब क्या है कि इधर से तुमने लिक्विड को फिल करना शुरू किया, खाली है ये खाली है, ये खाली है, इधर आपका एयर है समझो, ठीक है। तो इधर से लिक्विड तुम फिल कर रहे हो, इधर से लिक्विड फिल कर रहे हो, तो धीरे धीरे लिक्विड फिल हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये लिक्विड तुम्हारा फिल होगा, तो ये पूछना है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लेवल होगा कि सेम लेवल होगा? सेम लेवल होगा, चाहे जैसे सेप रहे। क्या रीज़न है उसका? सर वो लिक्विड की शेप ले ले, हाँ, लिक्विड शेप ले लेते हैं जहाँ पे तो ये सेम हाइट क्यों गेन कर रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं। इसमें क्या, शुरू तो एक ही जगह इसका लॉजिक ये है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर। हाँ, क्योंकि अगर नीचे तुम किसी पॉइंट की बात करोगे, नीचे किसी, सुनो 3 पॉइंट तुमने ए बी सी लिया, तो लिक्विड आपका देखो तीनों में सेम हाइट पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर सपोज यू टेक 3 पॉइंट ए बी सी, तो एज पर पास्कल लॉ तुम्हारा ए बी सी पे तीनों पे प्रेशर क्या होना चाहिए? अगर प्रेशर सेम नहीं रहेगा तो लिक्विड क्या करेगा? फ्लो करेगा। और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इसकी पी ए प्लस रो जी एच, पी ए प्लस रो जी एच, यानी कि तीनों में हाइट, ऊपर तो पी ए लग रहा है, तीनों में पी ए लग रहा है, और हाइट अगर सेम नहीं रहेगी तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर हो जाएगा। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी शेप ऑफ द वेसल है, जो हाइट होगी हमेशा सेम राइज करेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, चलो।